हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भिलाई वासियों को कल यानी कि 7 अप्रैल को पानी नहीं मिल पाएगा क्योंकि निगम के 77 MLD फिल्टर प्लांट के सामने मुख्य पाइपलाइन का एयर वॉल ब्लास्ट हो गया है और पानी के दबाव के चलते पानी 100 मीटर ऊपर तक फाउंटेन की तरह लीक हो रहा है। इसी की वजह से कई क्षेत्रों में पानी की जो सप्लाई है वो प्रभावित रहेगी। पानी यहां पर सप्लाई नहीं होगा। निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे ने अधिकारियों की टीम को सुधार कार्य के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जोन कमिश्नर को टैंकर से पानी सप्लाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। आपको बता दें, शाम 6:30 बजे करीब वॉल ब्लास्ट की घटना हुई है। मौके पर पहुंची टीम ने फिल्टर प्लांट के मोटर को बंद कराया, जिसके बाद लीकेज बंद हुआ। तो भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्य पाइपलाइन का एयर वॉल क्षतिग्रस्त हुआ है और उसके बाद सड़क पर ही फाउंटेन सा नजारा देखने को मिला। बताया जा रहा है कि 100 मीटर ऊपर तक पानी की बौछारें उठी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर एकदम ये ऐसा नजर आ रहा है मानो कोई फाउंटेन ही यहाँ पर चल रहा हो। एयर वाल्व के लीकेज हो जाने के कारण ये व्यवस्था गड़बड़ हुई है और उसके कारण ही ये पानी लीकेज हो रहा है। उसको हम लोग सतत निगरानी में हैं। इससे 9 टंकियां भरी जाती हैं, जिसमें 4 टंकियां भरी जा चुकी हैं। 5 टंकियों को रात्रि में भरा जाना था, वो नहीं भर पाई हैं, जिसके कारण उन 5 टंकियां प्रभावित हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी मनेंद्र से। मनेंद्र, देखा जा सकता है IBC 24 के दर्शकों को हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मुख्य पाइपलाइन का वॉल्व किस तरह से ब्लास्ट हुआ है और कब तक इसे सुधारा जाएगा, तब तक क्या भिलाई वासियों को पानी की किल्लत का सामना करते रहना पड़ेगा? जी आकांक्षा, बता दूं कि जिलजिलाती गर्मी का समय है और इस गर्मी में पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है लोगों को, लेकिन भिलाई नगर निगम के जो 70 वार्ड है वहां पर पानी नहीं पहुंच पाना बड़ा मुश्किल का विषय है, क्योंकि टाउनशिप एरिया में पानी सप्लाई का काम VSP का है, लेकिन पटरी के इस बार जो कैंप क्षेत्र है, छावनी है, इन क्षेत्रों में पानी सप्लाई का काम निगम करती है। तो वहां पर जो 9 बड़ी पानी टंकियां बनाई गई है सप्लाई के लिए, उन पानी टंकियों में पानी अब नहीं भरा जा सकेगा, क्योंकि जो एयर वाल्व है वो फट गया है निगम का 77 MLD फिल्टर प्लांट का। क्योंकि वहां पर जो एयर बना हुआ था पहले से पाइप के अंदर, उस एयर बनने के बाद जब मोटर चालू किया गया पानी टंकियों में भरने के लिए शाम को, तो वो अचानक एयर प्रेशर के कारण वाल्व फटा है और वाल्व फटने के बाद पानी की बौछारें इतनी तेज थी कि वो 100 फीट ऊपर तक पानी की बौछारें दिखने लगी। आसपास जाने वाले लोग वहां पर खड़े होकर वीडियो बनाने लगे और इस आधे घंटे तक लगभग ये फौहार चलता रहा और उसके बाद इसे बंद कराया गया। इस बड़े डैमेज के बाद लगभग 24 घंटे लगने की बात कही जा रही है कि 24 घंटे बाद इस वाल्व को ठीक किया जा सकेगा, लेकिन फिलहाल अभी पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है और टंकियां खाली है। तो कल सुबह भिलाई वासियों को पानी नहीं मिल पाएगा, ये एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए निगम कमिश्नर ने जो टैंकर है उनके माध्यम से पानी सप्लाई करने के निर्देश सभी वार्डों में दिए हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सड़क पर किस तरह से फाउंटेन सा नजारा नजर आया। बताया जा रहा है मुख्य पाइपलाइन जो है भिलाई की, उसके वॉल्व में ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीरें सामने आई। दिक्कत की बात यह है कि इस ब्लास्ट के कारण अब जो भिलाई वासी है उनको 1-2 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि निगम कमिश्नर हैं जो उन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के निर्देश दे दिए हैं।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों के मामले में जांच करेगी। अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन जुड़ने के बाद एनआईए ने इस मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है। जेएमबी के आतंकियों के इस मामले की जांच को लेकर 1-2 दिन तक के अंदर ही एनआईए की टीम भोपाल पहुंच सकती है। और मध्य प्रदेश एटीएस डीआईजी के मुताबिक अब एटीएस आतंकियों से जुड़े सभी दस्तावेज एनआईए को सौंपेगी। मध्य प्रदेश एटीएस अब सिर्फ विवेचना में एनआईए का सहयोग करेगी। आपको बता दें, जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश के चारों आतंकी फिलहाल 8 अप्रैल तक न्यायिक रिमांड पर जेल में है। 12-13 मार्च की रात मध्य प्रदेश एटीएस ने जेएमबी के 4 आतंकियों को राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। और अब बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव की। तो खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों और विधायकों के साथ पिछले 1 हफ्ते से खैरागढ़ में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं भाजपा ने भी प्रदेश के नेताओं के साथ ही 2 केंद्रीय मंत्रियों को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि खैरागढ़ में उपचुनाव के लिए प्रचार का घमासान अपने चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक वोटों की खातिर गांव तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ही हैं, जो पिछले 4 दिनों से हर रोज करीब आधा दर्जन सभाएं कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। 3.5 साल में अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाते सीएम भूपेश बघेल बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। जनता पार्टी की सोच है, वो कभी किसान को मजबूत नहीं होने देना चाहते और इसी कारण से छत्तीसगढ़ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिल रहा है, मजदूरों को जो पैसा मिल रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं। ये शोषण करने वालों की पार्टी है, शोषकों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अपने संकल्पों को पूरा करने के आधार पे और जो छत्तीसगढ़ के लिए सोचा है उसके आधार पे इस विधानसभा के लिए भी बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस पार्टी के ध्यान में है, उनको पूरा करने के आधार पे। इधर बीजेपी ने बुधवार को अपने 2 केंद्रीय मंत्रियों फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी का कामकाज गिनाते हुए प्रदेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी और साथ ही खैरागढ़ जीतने का दावा भी ठोका। जिले की घोषणा करने का मतलब है कि उनको लग रहा है हार दिख रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी वर्कर 3.5 वर्षों में खैरागढ़ की धरती पर विकास का कोई काम किया हो, वो कांग्रेस को और उनके मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। उसके पुतले जलाए गए कांग्रेस का, ये जो कैरेक्टर है कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कैरेक्टर अगर कांग्रेस ने उस व्यक्ति के बारे में किया है, आज उसके नाम से वोट मांग रहा है, ये तो ठीक नहीं है। कांग्रेस खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इसके जवाब में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ 29 बिंदुओं का आरोप पत्र जारी किया। साथ ही खैरागढ़ के लिए 15 साल में किए गए विकास कार्यों का पर्चा भी जारी किया। मुख्यमंत्री के नाते विकास की दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है। वो डेवलपमेंट पूरा का पूरा अधूरा है। 1.5 साल जनता हिसाब करेगी, 3.5 साल में कुछ नहीं किया, धनवाबारी में सीमित रह गए। आज डेवलपमेंट के मुद्दे में जब चुनाव होता है तो नगर पालिका में आगे जिला के बहुत मतलब। जाहिर है, जैसे जैसे मतदान की तारीख और नजदीक आती जाएगी, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी और तीखी होगी। लेकिन खैरागढ़ का ख्वाब किसका पूरा होता है, ये तो नतीजा ही बताएगा। आलोक शर्मा और सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस है। इससे लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। अलग अलग जिलों में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। जगदलपुर बीजेपी कार्यालय में ध्वजारोहण के साथ पीएम मोदी का भाषण सुना गया। इसके लिए कार्यालय में LED लगाई गई थी, जहां कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। वहीं मुंगेली में विधायक पुन्नूलाल मोहले के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शैलेश पाठक के साथ काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे। देश में जहां बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ा है, वहीं छत्तीसगढ़ में 2018 के बाद पार्टी का ग्राफ लगातार नीचे की ओर देखा जा रहा है। आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही?
विपक्ष के रूप में बीते 3 साल में पार्टी का प्रदर्शन क्या रहा, एक रिपोर्ट देखिए। कभी लोकसभा चुनाव में मात्र 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी आज पूरे देश की कमान संभाल रही है। 16 राज्यों में भी उसकी सरकार है। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ में 15 साल सत्ता में रहने के बाद विपक्ष में बैठे बीजेपी का सवाल है, तो वो हमेशा बिखरी हुई नजर आई। बीते 3 साल में वो ना तो सरकार के खिलाफ कोई बड़ा मुद्दा उठा पाई, ना ही एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा पाई, जिसका नतीजा है कि 2018 के बाद हुए तीनों उपचुनाव में एक भी सीट पर उसे सफलता नहीं मिली। निकाय और पंचायत चुनाव में भी पार्टी की सारी रणनीति फेल हुई, जिसे लेकर सत्तारूढ़ कांग्रेस भी तंज कस रही है कि गुटबाजी की शिकार बीजेपी का पतन निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी का पराभव निश्चित है, क्योंकि वो शिखर में पहुंच गए हैं और उसके बाद और कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत जल्दी ये ढलान पे अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, नेता प्रतिपक्ष का अलग गुट, ये गुटों में बटा हुआ भारतीय जनता पार्टी है। और अब उनको समझ में आ रहा है, वो पहले भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस पार्टी के बारे में बहुत बात करती थी, लेकिन आज वो बात नहीं कर पा रही, इसलिए क्योंकि उनके घर में खुद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी। जाहिर है छत्तीसगढ़ में 3 साल बाद भी कांग्रेस हर चुनाव में बीजेपी पर बीस साबित हुई है। दूसरी ओर एक के बाद एक करारी हार से बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। हालांकि पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी ने पिछले 3 साल के दौरान विपक्ष में रहते हुए जनहित के कई मुद्दे सड़क से लेकर सदन तक उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी 3 साल से विपक्ष में है और लगातार सरकार के खिलाफ में आंदोलन कर रही है, मुद्दे उठा रही है और जनता में जागृति पैदा कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी 2023 में यहाँ अपनी सरकार बनाएगी। बीजेपी लाख दावे करे कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाकर कांग्रेस सरकार को घेर रही है, लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि पार्टी का ग्राफ 2018 के बाद लगातार गिरा है। इसके पीछे कई वजह गिनाई जाती हैं। अब जब मिशन 2023 के लिए बीजेपी चुनावी मोड में है, तो सवाल उठ रहा है कि इस वक्त वो कहां खड़ी है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में चर्चा चल रही है कि पुनिया को रिपीट किया जाएगा या उनकी जगह किसी दूसरे को उनकी जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे कयास है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास को पुनिया की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी हैं और छत्तीसगढ़ से भली भांति परिचित भी हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता इस बारे में बात करने से बच रहे हैं। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ दौरे पर आए पीएल पुनिया से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि यह हाईकमान का निर्णय होता है। हम आपको बता दें 15 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन चुनाव भी शुरू होने जा रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। इस तरह से मिशन 2023 के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई टीम भी तैयार की जा रही है। इधर प्रदेश प्रभारी बदले जाने को लेकर बीजेपी के नेताओं का कहना है कि पिछले कुछ समय से पीएल पुनिया भूपेश बघेल के बीच 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है, इसलिए उनका बदला जाना तय है। तो ये तो लीडरशिप की बात है, इस विषय में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में पूरे देश में काम करती है और पुनिया जी यहाँ प्रभारी हैं। और जिस प्रकार से पुनिया जी ने विधानसभा चुनाव के पहले प्रभारी बनकर बूथ तक जाने का काम किया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में गोठान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नाम था गोठान पहुंच कार्यक्रम। इसके तहत अधिकारियों ने गोठानों का निरीक्षण किया। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं अंबिकापुर और बलौदा बाजार की। सरगुजा कलेक्टर संजीव झा गेरसा पहुंचे, जहां उन्होंने महिला स्व सहायता समूहों से सीधा संवाद किया। महिलाओं ने अपनी समस्याएं बताई। वहीं बलौदा बाजार जिले में मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने पुरेना खबरी गांव के गोठान पहुंचे। यहां उन्होंने गोठान में संचालित विभिन्न गतिविधियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से चर्चा की और उनके काम को भी सराहा। आइए देखते हैं अब तक की बिग न्यूज। विपक्ष के विरोध के बीच मोदी सरकार ने राज्यसभा से भी सीआरपीसी अमेंडमेंट बिल साल 2022 पारित करवा लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वर्तमान दौर में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए विधि आयोग की ओर से इसकी सिफारिश की गई थी। वहीं कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया।
शरद पवार ने आरोप लगाया कि सांसद संजय राउत के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। राउत की संपत्ति को कुर्क करना उनके साथ अन्याय है। पवार ने ये बात पीएम मोदी से मिलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। मुंबई में कोविड-19 के ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट का पहला केस मिला है। यहां ओमिक्रॉन के XE वेरिएंट का पहला केस दर्ज किया गया है। वहीं ओमिक्रॉन के कप्पा वेरिएंट का भी एक केस मिला है। जिन 376 नमूनों का परीक्षण किया गया था उनमें से 230 मुंबई के निवासी। हालांकि नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों के कोई भी गंभीर लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिवस पर अब 14 अप्रैल को देश भर में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस बारे में केंद्र सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी घोषणा की गई है। इसे लेकर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी और तापमान के चलते इस बार बिजली की मांग में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिजली वितरण कंपनी के मुताबिक 5 अप्रैल को बिजली की मांग 5,298 मेगावाट दर्ज की गई थी। ये पिछले साल के अधिकतम रिकॉर्ड लोड 5,057 मेगावाट से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में ये दूसरी बार है जब बिजली की मांग 5,000 मेगावाट से ज्यादा हुई है। बिजली की मांग में बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस साल 74 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर और 45 पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा 11 नए पावर सबस्टेशन भी बनाए गए हैं। आपको बता दें, पिछले साल अगस्त साल 2021 में अल्प वर्षा की स्थिति निर्मित होने पर अधिकतम मांग 4,900 मेगावाट तक पहुंची थी, जिसके कारण कुछ समय के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोड शेडिंग भी करनी पड़ी थी। लेकिन इस साल मार्च अप्रैल की स्थिति में बिजली की मांग 5300 मेगावाट तक पहुंच जाने से भविष्य में पीक डिमांड बढ़ने की संभावना भी है। बस्तर में सरकार के खिलाफ आदिवासी एक बार फिर से मुखर होने लगे हैं। एक के बाद एक बीजेपी शासन के दौरान हुई मुठभेड़ के मामले में आई जांच रिपोर्ट ने कांग्रेस सरकार की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करवाई और इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं होने से आदिवासी समाज नाराज है। मामले को लेकर हाल ही में मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान आदिवासी समाज के साथ हुई बैठक में भी बात नहीं बनी और आदिवासी समाज ने अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर फिर से सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। अगले 15 दिनों के अंदर फिर से आदिवासी बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें, इससे पहले सुकमा और नारायणपुर में हुए प्रदर्शन को लेकर सरकार की चिंता पहले ही बढ़ी हुई है। दूसरी तरफ बीजेपी आदिवासियों की नाराजगी को मुद्दा बना रही है और कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए बीजेपी ने आदिवासी समाज की मांगों को पूरा करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तय किया गया है कि अब हमको शासन प्रशासन को आवेदन निवेदन नहीं करना है। अब विधायक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।